नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू करते हैं चक्रव्यूह। देखते हैं कि आज कौन सी कहानियां आपने पसंद की। लेट लतीफ मॉनसून एक्सप्रेस, दिल्ली वाले कब तक करेंगे इंतजार। इस खबर को 21% लोग देखना चाहते हैं। अब की बार पेरिस में दिल्ली वाली गर्मी माजरा क्या है, इस खबर को देखने के लिए 24% लोगों ने अपना वोट दिया है। शाम 7:28 पर इस खबर को आपको डिटेल में दिखाने वाला। क्या महुआ मोइत्रा ने भी ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है? इस खबर को 26% लोगों ने चुना है। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 आई है वो है मध्य प्रदेश में भूमि युद्ध, यानी कि भोपाल से दिल्ली तक, जिस खबर को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। सवाल है कि सीएम मोहन यादव कब तोड़ेंगे चुप्पी। इस खबर को देखने में 29% दर्शकों की दिलचस्पी है और इसीलिए चक्रव्यूह में आज सबसे पहली यानी कि कवर स्टोरी आपके लिए यही। मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर इस समय सबसे बड़ा भूमि युद्ध चल रहा है, जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक को सियासत में एकदम तापमान हाई कर दिया है, हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगा रही है। कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली से मोहन यादव पर हमला किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सवालों का बाउंसर फेंका। कल तक जो कांग्रेस सीएम मोहन यादव के परिवार पर जमीन खरीदने का आरोप लगा रही थी, वो आज मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार तक पहुंच गई। जीतू पटवारी का आरोप है कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की जमीन एक ट्रस्ट को सिर्फ ₹1 में दे दी गई, सिर्फ ₹1 में। उसके ट्रस्टी श्री राम जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। कांग्रेस के गंभीर आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की फाइल खोल दी। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक सरकार ने खड़गे परिवार के ट्रस्ट को 24 एकड़ जमीन आवंटित की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि खड़गे परिवार ने ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की जमीन लूट ली है। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, यह नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन ₹1 में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्म पत्नी भी है। सो दिस ट्रस्ट, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, इसमें प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर है कर्नाटका सरकार में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खड़गे परिवार पर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब उनसे सीएम मोहन यादव पर लगे आरोपों पर सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर? जब सवाल उनसे वहां जो बैठे हुए पत्रकार थे उन्होंने कर दिया सवाल, तो सुनिए कि क्या जवाब आया। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया है और काफी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार के बयान को हमें एज मैटर ऑफ रिकॉर्ड लेना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि मास्टर प्लान की मलाई और सरकारी रोड प्रोजेक्ट्स का जो फायदा उठाकर
मुख्यमंत्री के परिवार का लैंड बैंक 253 एकड़ तक बढ़ गया है। कांग्रेस के मुताबिक 2024-25 के बीच में 137 प्लॉट खरीदे गए जो कि 168 एकड़ है। 2021 से 2023 के बीच में 57 प्लॉट खरीदे गए जो 85 एकड़ है। यानी कि सीएम की फैमिली के पास कुल मिलाकर 194 प्लॉट हैं जो कुल मिलाकर 253 एकड़ है। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इसमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उनके आसपास के जो नई रोड प्रोजेक्ट के पास लिए गए हैं या फिर उन्हीं इलाकों में लिए गए हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी या फिर कॉमर्शियल जमीन में बदलने के लिए मार्क किया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे पूरी तरीके से निराधार और राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया। खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2023 के चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा है कि 2023 के हलफनामे के मुताबिक मोहन यादव के पास 17 एकड़ जमीन थी जो आज भी 17 एकड़ ही है। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के नाम पर 12.29 एकड़ जमीन थी, आज भी 12.29 एकड़ जमीन ही है। सिद्धि विनायक कंपनी के पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी जो कि जून में 65 एकड़ हो गई। मोहन यादव ने 2017 में सिद्धि विनायक कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव यादव के पास 2023 से पहले 16 एकड़ जमीन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी कि कोई बदलाव नहीं। बीजेपी ने साफ किया है कि यह सारी जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से पहले की थी। हालांकि कांग्रेस ने मोहन यादव के 2023 से पहले के चुनावी हलफनामे पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। अभी मोहन यादव का 2018 का जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था वो सार्वजनिक हो रहा है पर 2013 का नहीं हो रहा है। ये का यही चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, वो का वही चुनाव और भी राज्यों में हुआ, वहाँ 2013 के भी सारे प्रत्याशियों के एविडेंस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग में डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। मैसेज क्या है? दाल में कुछ काला है। मध्य प्रदेश की सियासत में भूमि युद्ध से भूचाल आया हुआ है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का टॉप गियर लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछ रही है कि आपके परिवार की किन कंपनियों को विकास परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है, यह बताइए। क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में हुए बदलाव को सार्वजनिक करेगी? क्या इन परियोजनाओं की जानकारी वहां के संबंधित किसानों को थी जिनकी वहां पहले से जमीन है? क्या आप आगे बढ़कर खुद इस मामले की न्यायिक जांच की पहल करेंगे? ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से मोहन यादव से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताकर न्यायिक जांच की मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सीएम यादव के खिलाफ साजिश और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को रोकने का आरोप लगा दिया है। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था,
13 दिसंबर तक। उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना वो हम साथ साथ है टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों का खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की संपत्तियां उज्जैन के विकास कार्यों के पूर्व कई वर्ष पहले की खरीदी हुई है, और इसलिए वो साबित करता है कि ये सारे आरोप कांग्रेस ने भय से ग्रस्त होकर लगाए हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यदि मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस भय से ग्रस्त होकर इस प्रकार के निराधार आरोप कांग्रेस लगा रही है। जांच तो ये होनी चाहिए कि क्या जमीन खरीद में सत्ता का बेजा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। जांच ये होनी चाहिए कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है या गलत है। जांच इस बात की होनी चाहिए कि जमीन खरीद में इनसाइडर इंफॉर्मेशन का खेल है या नहीं है, यानी कि जो जमीन आगे परियोजना के तहत कन्वर्ट होनी है उसके बारे में किस किस को जानकारी। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जमीन खरीद में किसानों के साथ जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई है। जांच होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, यह भी नहीं पता है कि कब जांच होगी अगर होगी तो। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम तीखे आरोपों के जवाब में ओबीसी का ऐसा सियासी तड़का लगा दिया है जिसने मध्य प्रदेश की जमीन पर चल रहे इस भूमि युद्ध का पूरा रुख ही खेल ही पलट दिया। सुनिए। जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। कि ओबीसी का है इसलिए भ्रष्टाचार करेगा। सवाल 168 एकड़ जमीन का नहीं है, ये उत्तर ओबीसी के समाज का देते हैं। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सार्वजनिक किया जाए। हमने जैसा कहा कि एक न्यायिक जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। मामला जमीन का है, सियासत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हर कोई अपने अपने तरीके अपने अपने ढंग से मास्टर स्ट्रोक लगा रहा है। अगर बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है तो कल कांग्रेस भी खड़गे पर ले गए आरोपों के जवाब में दलित कार्ड फेंक सकती है। सवाल जांच का है, जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और यह होना भी चाहिए। अगर आरोप लगते हैं राजनीति में तो उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इस बीच आपको यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के सियासी रण से निकलकर भूमि युद्ध यूपी तक पहुंच चुका है। मोहन यादव के बचाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतर गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को ही लपेट लिया इस मामले में। देखिए। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं कि मोहन यादव जी पहले से रियल एस्टेट का काम करते थे। वही जमीनें हैं, उसी को विपक्ष जो है हवा दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी ट्वीट किया है। इसी नाते ट्वीट किया कि अखिलेश जी के जो कोषाध्यक्ष हैं उनका दामाद है वहाँ जो है परिवहन में, तो ये लोग भी वहाँ जाके जमीन कुछ खरीदे हैं। तो इन लोगों को है कि कहीं हमारी न पोल खोल जाए, इसके लिए ये लोग चिंतित हैं। आप सोचिए कि राजनीति कितनी कमाल की चीज होती है। सत्ता पक्ष के व्यक्ति को दूसरे पक्ष का व्यक्ति बचाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर गए हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ राजभर बोल रहे हैं कि भाई उधर जमीन जो इन्होंने खरीदी हुई है उस पर कोई आंच ना आ जाए, इसीलिए बचाव में उतर गए।
ये कमाल है राजनीति का। राजभर का आरोप है कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं भरत यादव, मध्य प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव के दामाद भी। राजभर साहब कह रहे हैं कि इसी कनेक्शन के जरिए सपा के लोगों ने मध्य प्रदेश की जमीनों पर भारी निवेश करके रखा हुआ है। राजभर ने आरोप लगाया तो सपा ने सबूत मांग लिया। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ आरोप या फिर आरोपों में दम भी है। हालांकि मोहन यादव के बचाव में उतरे अखिलेश यादव पर कांग्रेस भी फंसी दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिख दिया है। क्या लिखा है आपको बता देता हूं कि मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान। एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है। सपा का समाजवाद असल में यादव समाजवाद है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस वक्त मुझे एक मुहावरा भी याद आ रहा है, उसकी जमीर मेरी कमीज से ज्यादा काली है। राजनीति के इस अखाड़े में अपना गिरेबान झांक कर कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि यह साबित करने में जुटा हुआ है कि पड़ोसी की कमीज पर लगे भ्रष्टाचार के जो दाग थोड़े ज्यादा गहरे और काले हैं, वो हमसे ज्यादा है। अब अगली खबर जिसे आज आपने चक्रव्यूह में देखने के लिए चुना है, वो खबर है बंगाल से। क्या टीएमसी की फायर ब्रांड एमपी महुआ मोइत्रा भी ममता बनर्जी को सदमा देने वाली हैं, झटका देने वाली हैं, करंट लगने वाला है ममता बनर्जी को। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सदमा आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार गूगल कीजिएगा और देखिएगा, बहुत दिलचस्प और बहुत शानदार कहानी वाली यह फिल्म है। सदमा फिल्म में यादाश्त खोने की कहानी थी, लेकिन टीएमसी में फूट के बाद महुआ मोइत्रा को अचानक पुरानी यादें वापस आने लग गई। वो फ्लैशबैक में चली गई है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब उनको रील की तरह उनके दिमाग में सामने घूम रहा। महुआ मोइत्रा को अचानक से देखिए कि शुभेंदु अधिकारी की पुरानी दोस्ती याद आने लग गई है। महुआ को अचानक बीजेपी का मजबूत संगठन दिखाई देने लगा, और तो और महुआ को अचानक अपनी पार्टी का राजनीतिक बोझ भी दिखाई देने लग गया। तो सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये सिर्फ महुआ की यादें भर हैं या ममता बनर्जी के लिए आने वाले किसी और बड़े सियासी सदमे का ट्रेलर है। क्या बदल गए महुआ के सियासी सुर? महुआ के मुंह से बीजेपी की जय जयकार। महुआ का नया अवतार, अपनी ही पार्टी को कहा बेकार। महुआ का मन बदला या सियासी खेला शुरू? महुआ ने खोली मॉडल ममता की पोल। क्या महुआ ने भी ममता के लिए खतरे की घंटी बजा दी? बीजेपी मजबूत, टीएमसी बोझिल, महुआ का मैसेज क्या? अब फिल्मों में होता था ना कि याददाश्त चली जाती थी, फिर महीनों महीनों तक आप देखिए कि हॉस्पिटल के बेड पर जो पेशेंट होता था वो लेटा रहता था और अचानक से उसको याद आती थी बाकी चीजें, जो पुरानी चीजें होती थी। माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन, भतीजा कौन, सब कुछ याद आने लग जाता था। कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अब राजनीति में चल रहा है और ये रील में नहीं, रियल में चल रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि महुआ को क्या बीजेपी पसंद आने लगी है? आखिर महुआ को ममता बनर्जी की राजनीतिक बोझ क्यों दिखाई देने लगी है अब? और क्या अब महुआ भी साइनी घोष की तरह ममता का साथ छोड़ने वाली हैं? क्या ममता के खिलाफ अब महुआ भी खेला करने जा रही हैं? महुआ मोइत्रा के अचानक शुभेंदु अधिकारी की मदद कैसे याद आने लग गई? सदमा फिल्म में
हीरो को आखिर में सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन बंगाल की राजनीति में अब सवाल है कि अगला सदमा किसे लगने वाला है, ममता बनर्जी को, टीएमसी को, या फिर उन नेताओं को जो अब तक महुआ मोइत्रा को बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। क्योंकि महुआ ने जो कहा है उसने बंगाल की राजनीति में एक सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर महुआ मोइत्रा किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के अंदर अभी क्या चल रहा है इसे पूरा देश देख रहा है। 80 में से भाई 65 विधायक ममता के खिलाफ हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। 20 सांसदों ने ममता की पार्टी से अपना किनारा कर लिया। टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। ममता की सबसे बोल्ड सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि सियासी हलचल मची हुई। लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या ममता दीदी के हाथ से एक और उनका फायर ब्रांड नेता छिटकने वाला है। क्या कहा है महुआ मोइत्रा ने? उन्होंने कहा है कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है। अब अगर कोई भी पार्टी हो, उसका नेता कहने लगे ने हमसे ज्यादा दूसरे सामने वाले जो हमारी विरोधी हैं वो मजबूत हैं, तो आप सोचिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यही सब कर रही है महुआ मोइत्रा, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर पार्टी नहीं है, ये भी वो कह रही है इस इंटरव्यू में। बीजेपी के पास कैडर, मास बेस और हिंदुत्व की स्पष्ट विचारधारा है। आरएसएस 10 नहीं 100 साल की राजनीति सोचती है। ममता बनर्जी को हर तरह का राजनीतिक बोझ उठाना पड़ता है। टीएमसी की कमी रही है कि सबको एडजस्ट करो। ममता बनर्जी को बेकार नेताओं को भी साथ रखना पड़ता है। 3-4 बार के सांसदों को भी बदला नहीं गया। आज भी शुभेंदु अधिकारी से जुड़े पुराने रिश्ते याद हैं मुझे। यहां आकर एकदम से अब चौंक गए होंगे कि शुभेंदु अधिकारी ये तो नए नए मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के, और उनकी तारीफ कर रही है महुआ मोइत्रा। ये क्या हो गया? लेकिन चौंके मत, ये राजनीति है। शुभेंदु अधिकारी ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, यह भी इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और राजनीति अलग, लेकिन निजी रिश्ते भी नहीं भुलाए जा सकते। मतलब एक तरीके से बीजेपी को फूलों का गुलदस्ता, आरएसएस को गुलाबों का गुलदस्ता, और शुभेंदु अधिकारी के लिए तो वो कमल के फूल का गुलदस्ता लेकर आए। भाई महुआ ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। यह तृणमूल की वही महुआ मोइत्रा है जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी वकील बनी घूमती फिरती थी। लेकिन जब ममता की पार्टी में फूट पर फूट हो रही है, तितर बितर हो रहे हैं सब, तो अचानक बीजेपी की तारीफों के गुलदस्ते बांटती महुआ मोइत्रा क्यों दिखाई दे रही? ये सवाल है कि कभी बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाली महुआ मोइत्रा अचानक बीजेपी के संगठन की तारीफ क्यों कर रही है? कभी हिंदुत्व की राजनीति पर हमला बोलने वाली महुआ मोइत्रा अब यह क्यों कह रही है कि बीजेपी की विचारधारा साफ है? सवाल यह भी है कि आखिर महुआ मोइत्रा को अचानक बीजेपी इतनी अच्छी क्यों लगने लग गई? क्योंकि महुआ ने सिर्फ बीजेपी की तारीफ नहीं की है, इसको थोड़ा समझिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है, दिखाया, बता दिया कि देखिए वो तो इतना बढ़िया है, हमारी पार्टी में तो इतना ऐसा सब कुछ है, क्या करें। एकदम मजबूर टाइप बिहेव कर रही है। महुआ ने कहा है कि ममता बनर्जी को हर तरह के नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है, अच्छे भी, बुरे भी, काम करने वाले भी, और सिर्फ बोझ बढ़ाने वाले भी। यानी कि महुआ के मुताबिक टीएमसी में ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए, मजबूर करने के लिए है। लेकिन मजबूरी है ममता बनर्जी की, वो सबको साथ में लेकर चलती रही और चल रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महुआ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया। मैंने आपको बोला था ना, जैसी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ उन्होंने की इंटरव्यू में, तो एकदम आपकी आंखें खुल गई होंगी, आपके भौं ऊपर चले गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हुआ है, और यही ट्विस्ट है इस पूरे इंटरव्यू में और इस पूरी कहानी में भी। महुआ ने शुभेंदु को एक वक्त में अपना सबसे भरोसेमंद साथी बताया है। महुआ ने दावा किया है कि जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था तो शुभेंदु उनके साथ खड़े थे। जब टिकट नहीं मिला तो शुभेंदु ने हौसला बढ़ाया। जब राजनीतिक मुश्किल आई तो शुभेंदु ने उनकी मदद की। सवाल है कि आखिर इतने साल बाद शुभेंदु अधिकारी की याद अचानक आपको क्यों आ रही है मैडम जी? अब तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से अलग हुए थे? अब तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी को चुना था? अब तब कहां थी जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ रहे थे? महुआ के पुराने एहसान अब अचानक याद आने लग गए हैं। अच्छी बात है, अगर इस तरह की बातें याद आती है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, इसीलिए अगर इस तरह की बातें आप कर रही हैं दूसरी पार्टी में रहते हुए, किसी दूसरी पार्टी
कि सिर्फ व्यक्ति नहीं, उस पार्टी का एक मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश में है उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो लोग चौंक जाएंगे, पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ दोस्ती की बात है या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म ले रहा है। क्योंकि राजनीति में शब्द बहुत सोच समझ कर बोले जाते हैं, और जब टीएमसी की एक बड़ी नेता जो बड़ी फूट के बाद भी ममता के साथ खड़ी है, अभी तक दिखाई दे रही है, खड़ी है कि नहीं पता नहीं, वही जानती होंगी, लेकिन अचानक से बीजेपी संगठन की तारीफ कर रही हैं, ये वही हैं जो अपनी पार्टी की कमान ऐसा लगता था कि फ्रंट फुट पर संभाल रही हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन महुआ के बयान जब ट्रेंड करने लगे तो सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट करके अपना पक्ष रखा। महुआ ने कहा कि जो बात उन्होंने कही है वो बात तो है ही नहीं, वो बात दिखाई ही नहीं जा रही, बताई ही नहीं जा रही है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। शुभेंदु मेरे अच्छे दोस्त थे और पार्टी छोड़ने के बाद से ना तो मैं उनसे मिली हूं और ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई। तो जब नहीं हुई है भाई इतने सालों तक बात, अब अच्छी दोस्ती है कि नहीं है ये भी आपको नहीं पता है, तो तारीफ करके क्या कर रही थी? खैर यही वजह है जब महुआ से मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी राज में बंगाल में टीएमसी नेताओं के साथ क्या हो रहा है, टीएमसी में ऋतुव्रत बनर्जी का गुट कैसे ममता से पार्टी को छीनने में लगा है, तो महुआ के सुर सीधे 180 डिग्री घूम गए, बदल गए। सीएम शुभेंदु अधिकारी को राजधर्म की याद दिला डाली उन्होंने। सुन लीजिए। हर दिन जब से ये गवर्नमेंट गिरा है 4 मई तक, ऐसा दिन नहीं गया है जब कोई तृणमूल का मिनिस्टर या लीडर अरेस्ट नहीं हुआ है। और किस किस कारण में अरेस्ट हुआ है, हमारे यहाँ पे उज्जवल विश्वास, किस लिए? वो सिटिंग एमएलए है। सिटिंग एमएलए को उनको तिरपाल, उनको साड़ी घर पे है, उन्होंने बोला है कि आप ले जाइए, फिर भी अरेस्ट हुआ है। मसनद पे बैठते हैं ना, तो उनका धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म नहीं होता, उनका धर्म राजधर्म होता है। जब ममता बनर्जी पहले मसनद पे आई थी 2011 में, उन्होंने कहा था कि बदला नहीं बदल चाहिए। देखिए ये सब तो चल रहा है, लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी सबसे बुरे मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, सबसे बुरे दौर का वो सामना कर रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को उनकी अपनी ही पार्टी से बेदखल किया जा सकता है? क्योंकि बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बने ऋतुव्रत बनर्जी ने अब ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटाने का दावा कर दिया है। बागी गुट ने न सिर्फ अपनी अगली राष्ट्रीय कार्य समिति बना ली है, चुनाव आयोग से खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी कर दिया है और टीएमसी के जोड़ा फूल चुनाव निशान पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा रहे। हिंदुस्तान में लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो हम लोग बोल रहे हैं इलेक्शन हम लोग जैसा हमारा स्पेशल सेशन हुआ, यही रूटीन है कि जैसे ही स्पेशल सेशन होता है आपको अप्राइज करना पड़ेगा, तो हम लोग अप्राइज किए हैं और हम लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं। दरअसल 22 जून सोमवार को विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने कोलकाता में विशेष बैठक कर टीएमसी की पैरेलल नेशनल वर्किंग कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया था। गुट ने विधायक अरूप रॉय को अध्यक्ष भी चुन लिया। वहीं ऋतुव्रत गुट के दावे के एक दिन के बाद मंगलवार को टीएमसी के चुनाव आयोग को पार्टी के पदाधिकारियों और नेशनल वर्किंग कमेटी की एक नई लिस्ट भेजी गई। ममता गुट के लिस्ट में ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया। बागी गुट ने फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया। वहीं ममता गुट ने सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष बनाया है। बागी गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी के साथ साथ जावेद खान और संदीपन साहा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। वहीं ममता गुट ने अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। बागी गुट ने अखरुज्जमान अंसारी को कोषाध्यक्ष बनाया है, तो ममता गुट ने सुभाशीष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष बनाया। लोग कल नेशनल वर्किंग कमेटी का फॉर्मेशन किए हैं। आने वाले 21 दिन के अंदर राज्य स्टेट कमेटी, हर जिला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट हेड, सब नाम आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अब देखिए, बागी नेताओं का कहना है कि फरवरी 2022 में बनी नेशनल वर्किंग कमेटी का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म हो गया, इसीलिए नई कमेटी बनाई गई। यानी कि मामला सिर्फ दो फाड़ का नहीं है, लड़ाई पार्टी के नाम पर ही नहीं है, सिर्फ लड़ाई चुनाव चिन्ह को लेकर भी है और लड़ाई करोड़ों के पार्टी फंड को लेकर भी। और गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में बीजेपी और शुभेंदु की
तारीफ करने वाली महुआ मोइत्रा ममता के साथ दिखाई दे रही। इसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। जिस आदमी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का पार्टी है, ममता बनर्जी का सिंबल है, ममता बनर्जी के नाम और सिंबल में हर कोई एमएलए एमपी बना है। कोई भी आज सीपीएम से आके, कहीं से भी आके, अगर मतलब ये तो हम तो कह रहे हैं कोई पागलपन है जो आपने, और एक कंप्लीटली अशिक्षित हो, विथ नो नॉलेज कोई भी बोल सकता है। हम आज बोल सकते हैं हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ममता बनर्जी इज तृणमूल कांग्रेस, शी इज द चेयरपर्सन। उसको बिना टोपी पहना हुआ अरूप रॉय को बनाइए, ठीक है, आप जाइए ना, आप कल वोट पे जाइए। महुआ मोइत्रा से लोग पूछेंगे कि भाई कहना क्या चाहती हैं आप, करना क्या चाहती हैं, ठीक बताइए, खुलकर बताइए। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि अब टीएमसी में पार्टी और सिंबल की लड़ाई कोर्ट तक जाए। वैसे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हुई भवानीपुर की चुनावी जंग कोर्ट रूम तक पहुंच गई है। ममता की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अपनी याचिका में ममता ने दावा किया है कि भवानीपुर चुनाव गलत तरीके से हुआ। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद टीएमसी के इलेक्शन एजेंट और उन्हें पीटा गया और बाहर कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सेफ रखा जाए। माना जा रहा है कि यह आदेश चुनावी प्रक्रिया की न्यायिक जांच के लिए अहम सबूतों को संरक्षित करने के मकसद से दिया गया है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मंजूरी से नहीं दी। अब अगली खबर जिसे आपने पसंद किया है चक्रव्यूह में आज देखने के लिए। दुनिया भर में मौसम का मिजाज बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ पूरा यूरोप इस वक्त झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और लू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया हुआ है, मुहाल कर दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश में मॉनसून एक्सप्रेस भारी लेट लतीफी का शिकार है। बारिश ना होने से खेत सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच कुछ राज्यों के लिए राहत की खबर आई है। पूरे 9 दिन की देरी के बाद आखिरकार आज मॉनसून ने मध्य प्रदेश और गुजरात में दस्तक दी। वहीं 13 दिन की देरी से मंगलवार को मुंबई में भी मॉनसून पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बाकी देश को इस तपती हुई गर्मी से, यानी कि देश के जो बाकी हिस्से हैं, उसको इस तपती हुई गर्मी से कब राहत मिले। अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप मौसम के 4 अलग अलग मिजाज को देख रहे हैं। एक तरफ यूरोप रिकॉर्ड तोड़ रहा है, गर्मी से उबल रहा है, तो हमारे देश के कई हिस्सों में खेत अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लैश फ्लड में पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए, हाईवे का पुल सेकंडों में ढह गया। और इस सब के बीच राहत सिर्फ इतनी है कि 13 दिन लेट ही सही मुंबई में मॉनसून पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आज मॉनसून की एंट्री हो गई है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी भी 5 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है। पहले बात सर्दियों के लिए मशहूर यूरोप की, जो आज आग की भट्टी में तब्दील हो चुका है। हालत यह है कि यूरोप में 26 देश भयानक हीट वेव की चपेट में है। 15 देशों में अलर्ट का सायरन बजा दिया गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। फ्रांस में तो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तक बंद करने पड़े हैं। नदियों में नहाने गए 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर क्यों उबल रहा है यूरोप? देखिए चक्रव्यूह के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वो फ्रांस है जहां की सर्द हवाओं के किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज फ्रांस का आधे से ज्यादा हिस्सा रेड अलर्ट पर है। आसमान से ऐसी आग बरस रही है कि सोमवार रात फ्रांस ने 1947 के बाद से अपनी सबसे गर्म रात दर्ज की। दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। गर्मी का सितम देखिए। कोलफिश न्यूक्लियर पावर प्लांट को रातों रात बंद करना पड़ा, क्योंकि प्लांट को ठंडा करने वाली गारोन नदी का पानी खुद खौल रहा है। नदी का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर उन नदियों और झील से आई है जहां लोग गर्मी से बचने गए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री के मुताबिक पानी में उतरने के दौरान पिछले कुछ ही दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई, जिनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। हालात बेकाबू हैं। लगभग 100 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फेथ दला म्यूजिक नाम के मशहूर एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल में लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं।
लेकिन सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। डर है कि गर्मी और शराब का कॉकटेल जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये 2003 जैसी खौफनाक हीट वेव हो सकती है, जब फ्रांस में करीब 15,000 लोगों की जान चली गई थी। फ्रांस की तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन कहानी सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन, वो ब्रिटेन जहां लोग धूप सेकने के लिए तरसते हैं, वहां जहां पर 50 साल पुराने रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है, लंदन झुलस रहा है। मौसम विभाग ने रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी कर दी है। चेतावनी साफ है कि गर्मी अब हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं पर प्रहार कर रही है। आज यहां का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 1976 में बना 35.6 डिग्री सेल्सियस का 50 साल पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ब्रिटेन में अब ट्रॉपिकल नाइट्स यानी कि ऐसी रातें शुरू हो गई हैं जहां रात में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा रहा है। स्पेन के कई हिस्सों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ है। जर्मनी में भी नदियां जानलेवा बन गई हैं। सिर्फ एक हफ्ते में नहाने गए 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से बाल्टिक सागर में जान गंवाने वाली एक महिला भी शामिल है। वहीं बेल्जियम के मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये इनके इतिहास की सबसे भयानक हीट वेव हो सकती है। इटली में भी हाहाकार मचा हुआ है। रोम और मिलान समेत 15 शहरों में रेड अलर्ट है। गर्मी का आलम यह है कि रोम की सड़कों पर दौड़ रही नई इलेक्ट्रिक बसों की बैटरियां जवाब दे रही हैं, क्योंकि सवारियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी लगातार फुल स्पीड में चलाने पड़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक बसों का ठप पड़ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बंद होना, यह बताता है कि इंसानी तकनीक भी कुदरत की इस आग के आगे अपनी मनमानी नहीं कर पा रही है और वो ठप हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूरोप में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? अचानक ऐसा क्या हो गया है? यूरोप भट्टी क्यों बन गया है? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको बताता हूं क्यों। इस जानलेवा गर्मी के पीछे हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का खतरनाक गठजोड़ है। ओमेगा ब्लॉक एक ऐसी स्थिति है जो हवा के बहाव को रोक देती है। इसके कारण आसमान में एक हीट डोम यानी कि गर्म हवा का गुंबद बन जाता है। यह गुंबद एक प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह काम करने लग जाता है, जो गर्म हवा को जमीन के ऊपर ही कैद कर लेता है। हवा बाहर नहीं निकल पाती है और तापमान दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। और इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर में बन रहा अल नीनो भी यूरोप में गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। पिछले 15 साल जो हैं, पिछले 150 साल में ज़्यादा गर्म है, तो ये एक डाटा भी बता रहा है कि वार्मिंग जो है प्लैनेट की है, तो वो एक फैक्टर है बैकग्राउंड में जो इसको आगे ले जाता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो और दूसरी बात अभी थोड़ा एल नीनो का भी है, जो कि पैसिफिक सी में आप पता होगा आपको कि जो ईस्ट पैसिफिक में एक सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से एवरेज से सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में भी गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वो गर्म हवा जो है रेगुलेट करती है दूसरी तरफ। यूरोप की तरह हिंदुस्तान में भी एक बड़े हिस्से में लोग बारिश को तरस रहे हैं। खेत पूरी तरीके से सूखे पड़े हैं, लेकिन इस बीच अरुणाचल प्रदेश से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के कई प्रियोर इलाके में भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। फ्लैश फ्लड आया हुआ है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि हाईवे का एक पुल सेकंड भर में ढह गया। लहरें अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए आमादा है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जो इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीर है, देख सकते हैं आप कि कैसे पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह टूटकर पानी में समा रहे हैं। हालात इतने भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी जारी कर दी है कि लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जाए। वहीं ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और नदियों में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से आसमान के निचले असम के जो निचले इलाके हैं वहां पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का वाटर लेवल बढ़ने की आशंका है। इसे लेकर असम के भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बात देरी से चल रहे मॉनसून एक्सप्रेस की भी कर लेता हूं। चक्रव्यूह में मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि प्रशांत महासागर में बने अल नीनो इफेक्ट की वजह से देश में मॉनसून की रफ्तार पर असर पड़ सकता है और इसका असर दिखने भी लगा है। अब राजधानी दिल्ली में आमतौर पर 27 जून को यह आता है, लेकिन यहां मॉनसून संभावित तौर पर 7 दिन की देरी से 5 जुलाई के आसपास दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आज 9 दिन की देरी से मॉनसून की एंट्री हुई है। दोनों राज्यों में मॉनसून आने की सामान्य तारीख 15 जून रहती है। मुंबई में 23 जून को 13 दिन की देरी से मॉनसून की एंट्री हुई। मॉनसून की इस लेट लतीफी की वजह क्या है, आपको यह भी बता देता हूं। मौसम विभाग के निदेशक हैं सुरेंद्र पाल, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। बे ऑफ बंगाल से मॉनसून की हवाएं आती हैं और दूसरा अरेबियन सी से, तो वो जो हवाएं होती हैं वो कितनी तेज़ हैं और कितनी जल्दी वो आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उन हवाओं को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ मॉनसूनल फीचर होते हैं, जैसे लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं, हीट लो होता है, मॉनसून ट्रफ होते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉनसून को आगे ले जाती हैं। उनमें कुछ अभी
प्रॉपर वो इस्टेब्लिश नहीं थे, प्रॉपर वो अपनी जगह नहीं थे, तो थोड़ा देरी हुआ। जाहिर है कि अल नीनो का खौफनाक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जून में ही आसमान में कैसे देखिए कि दगा दे गया, आसमान ने कैसे दगा दे दिया। कई राज्यों में बारिश 70 से 80% तक कम हुई है। नतीजा यह हुआ कि खरीफ सीजन पर बड़ा संकट आ गया है। खेतों में पानी नहीं है, जिससे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई बुरी तरीके से पिछड़ गई है। राजस्थान में भी इस बार मानसून की चाल सुस्त है। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। आमतौर पर इस समय तक किसान खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए मजबूर हैं। जयपुर के पास वाटिका गांव में खेतों के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी लखबीर सिंह शेखावत। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन खेत अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। आमतौर पर किसान खरीफ की फसलों की बुआई इस समय तक शुरू कर देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान इंतजार करने को मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। वैसे साहब, इस बार मानसून की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त है, इस वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें फसल जो बोने में दिक्कत आ रही है, और पहले तो 25 जून से पहले बुआई हो जाती थी। किसान चारे की सामना कर रहे हैं। अभी हरा चारा आ जाता था, पशुओं को डालने में दिक्कत नहीं आ रही है। दावा है कि अल नीनो का सबसे भयंकर रूप जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। अगर अब की बार मानसून के सीजन में बारिश 90% से कम रही तो देश में अनाज उत्पादन 10 से 15% तक गिर सकता है। यानी कि समंदर की यह गर्मी सीधा आपकी जेब पर असर डालेगी। जरा सोचिए, जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो मंडी में अनाज कहां से आएगा, और जो थोड़ा बहुत आएगा वो आखिर किस भाव बिकेगा। अगर मानसून लेट हो रहा है तो फसलों की बुवाई लेट से होगी, और जब बुवाई लेट होगी उनको उचित तापमान, उचित दाब, उचित मौसम, अनुकूल मौसम नहीं मिलेगा, तो उसकी टोटल यील्ड पर असर पड़ेगी और किसानों का कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये दोहरी मार है। मानसून जितना डिले होगा, मानसून जितना कमज़ोर होगा, ये फसल और किसान तो छोड़ो, सरकारों तक पर दबाव ले आ देता है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों के व्यू की बारी है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, लगातार चक्रव्यूह को देखते हैं, और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा लोगों की जो बातें हैं, उनका जो व्यू है, वो हम पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज प्रोफेसर प्रदीप ने क्या लिखा है हमको, वो आपको बताता हूं। अफ्रीका से उठी गर्म हवाओं के कारण यूरोप के ऊपर एक हीट डोम बन गया है। वो बादल नहीं बनने देता है, और इसी वजह से ठंडे मिजाज वाले यूरोपीय देशों को आज दिल्ली जैसी भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। दूसरा नाम है चंदन सिंह का। सीएम मोहन यादव पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, मगर सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए, ये उनकी राय है। तो आज चक्रव्यूह में इतना ही। फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।